गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम मेनली डील करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो किससे बने हुए होते हैं, उनका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, तो वो होता है सेल। तो आज हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबने क्रिकेट का गेम तो देखा ही होगा। क्रिकेट के गेम में क्या होता है, उस टीम में कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, तो कोई विकेट कीपर होता है। अगर ये तीनों में से कोई एक भी अवेलेबल नहीं है तो क्या हम क्रिकेट अच्छे से खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। तो वैसे ही सेम हमारा बॉडी भी होता है। हमारे बॉडी को रन होने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स की ज़रूरत है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर इन सब में से एक भी फेल हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। हमारा बॉडी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे जिंदा है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है? ऐसा एक्टिविटी जो हमको डेली लाइफ में, हमारे डे टू डे काम में और हमको ज़िंदा रखने में काम आती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन। अगर हमारा बॉडी अच्छे से रेस्पायर नहीं कर पा रहा है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है फूड को, तो क्या हमारा बॉडी ज़िंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, है ना। कुछ कुछ डिजीज़ होने लगेंगी। तो ये सब जो सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब हमारे बॉडी को रन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर सिस्टम का अपना अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो उससे अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या रहता है? नोज़, नेजल कैविटी, है ना, ट्रैकिया, फिर लंग्स। ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको रेस्पायर करने में, मतलब एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये करने में हमें बहुत हेल्प करती है। अगर ये ऑर्गन्स अच्छे से एक साथ काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम सांस नहीं ले पाएंगे, और अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। वैसे ही अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? माउथ हो गया, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर इन सब में से कोई भी एक अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, है ना। फिर हमको भागना पड़ता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये जल्दी ठीक कर दो, हम अच्छे से रह नहीं पा रहे, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं? स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक है। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट का काम क्या है? फीलिंग्स लाना? नहीं, हार्ट का काम है कि हमारे जो ब्लड है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में पहुंचाना। मतलब हमारा हैंड हो गया, लेग्स हो गए, ब्रेन हो गए, ये सब में ब्लड को पहुंचाना। ब्लड के थ्रू क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे बॉडी में। तो हार्ट का काम क्या है? पंपिंग द ब्लड, है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स का क्या क्या नाम है? हार्ट, ब्लड वेसल्स, वेन्स, ये सब किस में आएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम में। और इसका फंक्शन क्या है? टू पंप द ब्लड, ठीक है। वैसे ही फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये मेनली क्या काम करता है? हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, ठीक है। ईच ऑर्गन दो बीइंग अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म इट्स ओन सेपरेट फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर है तो वो टीच करती है, कोई डॉक्टर है तो वो ऑपरेट करता है, मान लो कोई क्रिकेटर है तो वो क्रिकेट खेलेगा। मतलब जैसे हर प्रोफेशन में सबका सेपरेट फंक्शन होता है, वैसे ही हर एक सिस्टम में हर ऑर्गन्स का सेपरेट फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल नोज़ का क्या काम होता है? नोज़ हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस लेने और सांस बाहर करने में क्या काम आता है? नोज़ का काम रहता है। फिर ट्रैक्ट कैरीज एयर टू द लंग, वो जो ट्रैकिया रहता है वो क्या करता है? उसका काम क्या है? एयर को लंग तक पहुंचाना रहता है, ठीक है। और लंग्स का क्या काम रहता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? लंग। तो ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और ये सब जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो वही क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी फंक्शन। मतलब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करेंगे तो वो बनाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स एक साथ काम करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यही सब सिस्टम्स को क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। मतलब हमारा बॉडी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना है,
और ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी को रन करने में काम आते हैं। ठीक है, इतना समझ आया आप लोग को। अब द ग्रुप ऑफ ऑल ऑर्गन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम, बट एन ऑर्गन इज नॉट द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट। अब ऐसा बताओ कि बॉडी किससे मिलके बना है? ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना है। पर ये जो ऑर्गन सिस्टम है ना, वो भी कुछ छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना है। तो वो क्या चीज़ से मिलके बना है, ये हम देखने वाले हैं। तो ऑर्गन सिस्टम बना होता है ऑर्गन से। देखो, हमारा जो बॉडी है वो किससे बना होता है? सेल से बना रहता है। बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो बनेंगे ऑर्गन, फिर ऑर्गन बहुत सारे मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है हमारे बॉडी का? सेल। अगर सेल ही नहीं होगा तो ऑर्गन ही नहीं बन पाएगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, और जिससे बॉडी फंक्शन नहीं हो पाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, अब इस सेल को हम अपने आँख से डायरेक्टली देख नहीं पाते, इसके लिए हमको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। अब वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आप सबने अपने लैब में देखा होगा, वो होता है माइक्रोस्कोप। तो चलिए माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। ये है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमें हेल्प करता है एकदम छोटी सी छोटी चीज़ों को क्लियरली देखने में। देखो, आपको सबसे पहले आपकी टीचर माइक्रोस्कोप यूज़ करना सिखाएगी, तो हो सकता है कि आपको बहुत टाइम लग जाए उसको सीखने के लिए, लेकिन आप और प्रॉब्लम्स भी आप फेस करोगे फर्स्ट में, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस इट इज़ ईजियर टू सी इवन माइन्यूट स्ट्रक्चर। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे, वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो माइक्रोस्कोप में आपको जो सेल्स हैं वो क्लियरली विजिबल होंगी। थोड़े से ही टाइम में ही आप जल्दी सीख जाओगे और माइक्रोस्कोप को यूज़ करना आपको आ जाएगा। तो इसको यूज़ करने का फर्स्ट स्टेप क्या है? तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि माइक्रोस्कोप को हमें हमेशा सफिशिएंट लाइट में रखना चाहिए। सफिशिएंट लाइट मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट हो, मतलब वहाँ अच्छे से लाइट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है? ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना माइक्रोस्कोप की, उसको वॉश कर लेना है और उसको पोंछ लेना है अच्छे से क्लॉथ से। ठीक है, उसके बाद ये जो स्लाइड है इसको भी अच्छे से साफ़ करना है, उसको ड्राई करना है। फिर इसमें डालना है 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर। कुछ भी चीज़ को अगर हमको देखना है तो सबसे पहले हमको इसमें वाटर डालना पड़ेगा 2-3 ड्रॉप। ठीक है, फिर उसके बाद जो चीज़ को देखना है, जैसे कि आगे हम एक्टिविटी करेंगे तो उसमें ओनियन पील के सेल्स को देखने का एक्टिविटी दिया गया है। तो मान लो आपको ओनियन पील, जो प्याज के जो छिलके होते हैं ना, उसमें भी सेल्स होते हैं, वो भी सेल से बना हुआ रहता है। तो प्याज के छिलके को इसमें रखना है, पर वो कैसे रखेंगे? पहले वाटर डालेंगे, उसके ऊपर उसकी प्याज के छिलके को रखेंगे, फिर क्या करेंगे? ये जो आई पीस है उसको एडजस्ट करेंगे और फोकस करके उसको हम देखेंगे। तो ऐसे हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहले ही एक्टिविटी में हमको क्या करना है? एक प्याज का टुकड़ा लेना है और उसमें डालना है सेफ्रेनाइन या फिर रेड इंक। ये रेड इंक या सेफ्रेनाइन क्यों डालते हैं? ताकि हमको वो जो सेल्स हैं वो अलग अलग दिख सके, क्लियरली अलग अलग शो कर सके, इसलिए हम रेड इंक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक ओनियन पील लेंगे, उसको छोटा सा काट लेंगे, उसके बाद उसमें हम डालेंगे सेफ्रेनाइन या फिर रेड इंक। अब उस रेड इंक को डालने के बाद उसको एक सुई की मदद से माइक्रोस्कोप के स्लाइड में रख देंगे। अब जब स्लाइड में रखेंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या पता चलेगा? कुछ इस प्रकार का आपको इमेज दिखेगा। इसमें ये सब क्या है? ये जो आँख जैसे दिख रहा है ना, ये सब आँख नहीं, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये जो एक एक है ये है सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, मतलब एक छोटे से टुकड़े में बहुत सारे सेल्स नज़र आएंगे। और सेल्स के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, सेल्स के बीच में होता है न्यूक्लियस। तो हमको इससे क्या पता चला कि ये जो प्याज है, प्याज का छिलका भी सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो सब किससे बने हुए रहते हैं? सेल से बने रहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमको चीक सेल्स देखने को मिलेगा। अब चीक सेल देखना मतलब जो गाल है ना हमारा, वो कौन से सेल से बना हुआ है ये देखना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक आइसक्रीम स्टिक लेना है, उसको अपने मुंह के अंदर डालना है और जो हमारा गाल है उसको स्क्रैप करना है उससे। ठीक है, फिर वो आइसक्रीम स्टिक को हम लोग रख देंगे उस स्लाइड में और इस स्लाइड में डालेंगे
2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब इसके बाद डालेंगे उस पर रेड इंक। रेड इंक क्यों डालते हैं आप सबको पता है, ताकि हमको वो क्लियरली विजिबल हो। अब क्या करना है, वार्म इट जेंटली ऑन अ कैंडल फ्लेम। अब कैंडल फ्लेम मतलब आग, मतलब कैंडल को जला के नीचे रखना है, उसको वार्म करना है, ठीक है। फिर क्या होगा, 10 मिनट के बाद जब हम माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम नज़र आएगा। ये सब क्या है, चीक सेल का शेप देखो प्लांट सेल के शेप से अलग है। ये है चीक सेल्स, ठीक है। मतलब हमारा चीक भी किससे बना है, सेल से मिलके बना है। इसका मतलब ये हुआ, चाहे वो प्लांट हो जैसे ओनियन, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ये सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और बहुत सारे सेल जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, है ना। ऑर्गन जैसे कि स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया और माउथ हो गया, है ना। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और यही सब सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, ठीक है। इतना समझ आया आप लोग को। अब हम देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोअर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हमने पिछले में देखा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। मतलब हर प्लांट और एनिमल किससे बना होता है, सेल या फिर टिश्यू से बना रहता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म है तो वो छोटा सेल से बना है, और लार्ज ऑर्गेनिज्म है तो वो बड़ा सेल से बना है, ऐसा नहीं होता। बस डिफरेंस किस में आ जाता है, अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म है तो वो कम नंबर ऑफ सेल से बना रहेगा, और लार्ज एनिमल है तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ सेल से बना रहेगा। मतलब मान लो ये ए एक ऑर्गेनिज्म है और ये बी दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये ए है और ये बी, तो ये बी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसमें ये बोल पाएंगे कि बी के पास बहुत सारे सेल्स हैं जबकि ए के पास थोड़े कम सेल है, इसलिए इसका साइज़ छोटा है और बी वाले ऑर्गेनिज्म का साइज़ बड़ा है। मतलब लार्ज एनिमल्स के पास ज़्यादा सेल्स होते हैं कंपेयर टू स्मॉल एनिमल, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिसके पास सिर्फ एक ही सेल होते हैं, जस्ट वन सेल, जैसे कि एमोइबा, पैरामीशियम, यीस्ट। ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनके पास कितने सेल होते हैं, सिर्फ एक सेल होते हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसके पास मल्टीपल सेल्स होते हैं, मैनी सेल्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम, जैसे कि इंसान, जैसे कि कैट, जैसे कि डॉग, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो सिंगल सेल है, एक ही सेल से बने हुए रहते हैं, तो न्यूट्रिशन भी वही सेल प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेशन भी वही करता है, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, सब चीज़ कौन करता है, जस्ट वन सेल ही करता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ लंग परफॉर्म द रेस्पिरेटरी फंक्शन। लंग्स के सेल्स क्या परफॉर्म करेंगे, रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उसके सेल्स क्या परफॉर्म करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करने वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। टिश्यू ऑफ प्लांट आर कॉल्ड प्लांट टिश्यू एंड दोज ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल टिश्यूज। अब प्लांट जो टिश्यू से प्लांट बनता है उसको क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू बोलेंगे, और एनिमल के टिश्यू को क्या बोलेंगे, एनिमल टिश्यू बोलेंगे। अब हम एक एक करके देखने वाले हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल्स के बारे में। हमको ये पता है कि चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होता है, सेल से। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है, सेल होता है। तो हम उसी सेल के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है प्लांट सेल। प्लांट सेल, ठीक है। इसके लिए हमको एक एक्टिविटी करना पड़ेगा। हम कोई भी एक झाड़ी लेंगे, झाड़ी मतलब कोई भी एक पौधा ले लिया मानो, उसके जो तना रहता है ना, स्टेम, उसको छोटा सा काट लेंगे और उसको रख देंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। अब जैसे ही हम कुछ ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप पे रखते हैं तो उसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर डालते थे पहले। इसमें हमें क्या करना है, 2-3 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डालना है, ठीक है। फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने पे, उस तने को ऑब्जर्व करने पे क्या मिलेगा हमको, ऐसे कुछ डायग्राम, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें जो सबसे ऊपर कवरिंग वाला है उसको बोलेंगे एप्थेलियल टिश्यू, और उसके नेक्स्ट बात क्या आएगा, ग्राउंड टिश्यू। फिर क्या आएगा उसके अंदर, फ्लोएम टिश्यू, फिर जाइलम टिश्यू, फिर पिथ,
ठीक है। ये सब अलग अलग टिश्यूज़ हैं। सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो ये सब अलग अलग क्या है, टिश्यूज़ हैं। ठीक है। अब इन सब टिश्यू के बारे में हम लोग एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मान लो ये कोई एक पौधा है, ठीक है। इसके पास रूट्स होंगे और इसके पास स्टेम होंगे, है ना। तो रूट्स के टिप में और स्टेम के टिप में पाया जाने वाला टिश्यू को ही क्या बोलेंगे हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दीज टिश्यूज आर फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम्स। दीज द सेल्स, अच्छा, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को बहुत क्विकली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर कोई एक रूट है, यहाँ पे उसका टिश्यू है, ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इसका लेंथ भी बढ़ जाएगा, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम्स। रूट और स्टेम का लेंथ अगर बढ़ रहा है तो कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर है एपिथेलियल टिश्यू। हम उस डायग्राम में देखे थे आउटर मोस्ट कवर को क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, किसको, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये और क्या काम आता है, जैसे फोटोसिंथेसिस करता है ना जब प्लांट, या रेस्पिरेशन करता है, तो इसी टिश्यू के माध्यम से CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी होता है। ठीक है, कौन से टिश्यू के माध्यम से, एपिथेलियल टिश्यू के माध्यम से। एपिथेलियल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। दिस टिश्यू ऑल्सो एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द प्लांट रूट्स हेल्प इन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। अच्छा देखो, ये जैसे रूट है, कोई एक प्लांट का रूट है, तो एपिथेलियल टिश्यू ही वो टिश्यू होता है जो रूट में प्रेजेंट होता है और जिसके कारण ही प्लांट अच्छे से पानी ले सकता है, मतलब सॉइल के अंदर पानी रहता है ना। और यहाँ पे मान लो ये रूट है, तो इसके जो एपिथेलियल टिश्यू है यही हेल्प करते हैं रूट को कि वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है। फिर हम देखेंगे वस्कुलर टिश्यू। अब वस्कुलर टिश्यू के अंदर दो टिश्यू आता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जाइलम ऐसा टिश्यू है जो कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अगर हमको वाटर और मिनरल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो क्या काम आएगा, जाइलम काम आएगा। ठीक है। वहीं अगर हमको फूड ले जाना है, तो क्या ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या काम आएगा, फ्लोएम काम आएगा। ठीक है। तो ये होते हैं वस्कुलर टिश्यू जो कि मेनली ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। फिर लास्ट में है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, हम देखे थे उस डायग्राम में, सबसे ऊपर लेयर में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, उसके अंदर क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू। ठीक है। तो ये ग्राउंड टिश्यू आउटर मोस्ट लेयर के अंदर रहता है। ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन लीव्स इट मैन्युफैक्चर्स फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। लीव्स में जब ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट रहता है तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से लीव तो खाना बनाता है, तो कौन सा टिश्यू उसको हेल्प करता है खाना बनाने में, ग्राउंड टिश्यू हेल्प करता है। और ग्राउंड टिश्यू ऑल्सो स्टोर्स फूड इन रूट्स ऑफ मैनी प्लांट। ये रूट्स में फूड को स्टोर करने के भी काम आता है। कौन काम आता है, ग्राउंड टिश्यू। अच्छा, तो हम पिछले वाले में देखे थे कि सबसे पहले था एपिथेलियल टिश्यू, फिर था ग्राउंड टिश्यू और उसके बीच में था पित्त, है ना। तो ये पित्त भी किसके अंदर आता है, ग्राउंड टिश्यू के अंदर आता है। ठीक है। ओके, तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।